नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। फटाफट जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए और शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हम सब देखते हैं। लेकिन आप सबकी संख्या बल बहुत बेकार है, यानी इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न, इतनी अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला आप सब फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो यानी कहीं ना कहीं हमारे पढ़ाने में त्रुटि नज़र आ रही होगी या और भी चीज़ें होंगी, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आएगा और एक दिन ज़रूर आप सब मन लगा कर पढ़ेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाओं को देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र, ये करंट का क्वेश्चन है, कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो पुणे में आपको स्थापित किया गया। महाभारत का बंगला में अनुवाद किस सुल्तान ने कराया? नुसरत शाह के द्वारा कराया गया। एम एल सिंघवी समिति किस वर्ष गठित की गई? 1986 ईस्वी में। किससे संबंधित थी? पंचायती राज व्यवस्था से भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, जबकि भारतीय संविधान की कार्यपालिका का प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री होता है। कार्यपालिका प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है, शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक ना। इस तरह के प्रश्न आपको अंग्रेजों पर सिंध विजय कब संपन्न हुआ? लॉर्ड एलेनबरो के शासन काल में आपको जो है कि ये आपको सिंध पर विजय अंग्रेजों ने प्राप्त किया था, हेनरी लॉरेंस जो थे उनके नेतृत्व में। तो ये सारी चीजें आप सबसे प्रश्न पूछा गया है, इस तरह के प्रश्न पूछे गए और सब के सब यदि प्रश्न देखा जाए तो हर एक प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के ये शानदार श्रृंखला मानी जाती है। तो आइए हम सब प्रश्नों को देखते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला ही प्रश्न आपके मानस पटल पर, यानी कि ये आपको स्क्रीन पटल पर कह लीजिए। ये कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी के स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आप ऐसे कैसे बता सकते हो? या तो आप पूरा लर्न कर लो या तो आप रट लो, तब बता पाओगे, या ऐसे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के स्थापना कब हुई थी? तब आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना जो है 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स, किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा आपको 1784 ईस्वी में इसके स्थापना की गई थी। अब 1784 में शासक कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था, लॉर्ड बैंटिक था या लॉर्ड कॉर्नवालिस था? तब आप बताओगे कि इसके समय में आपको लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो है यही गवर्नर रहता है। ये आपको लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल देखिए, तो इसका कार्यकाल आपको 1772 ईस्वी से लेकर 1785 ईस्वी तक इसका कार्यकाल माना जाता है। अब इसके समय में ही आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ठीक ना। रेगुलेटिंग आपको एक्ट इसी के समय आता है और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यह आपको कलकत्ता पश्चिम बंगाल का यानी प्रथम गवर्नर जनरल बन जाता है। प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का बनता है, ठीक ना। जनरल बनता है बंगाल का, ठीक। ये बातें साथ साथ ही इसी के समय 1774 ईस्वी में आपको कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना होती है। सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना आपको होती है और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे। कौन? सर एलिजा इम्पे जो है इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। तो ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें आपको जो है ये हुई और शानदार तरीके से उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये सारी चीजें समझ में अच्छे तरीके से आ भी रही होंगी। और यदि नहीं आ रही है तो ये आपका दुर्भाग्य है, ये मेरा नहीं, ठीक ना। मैं प्रयास तो यही कर रहा हूं कि आप सबको समझ में आ जाए। अंग्रेजों द्वारा सिंध पर विजय संपन्न हुआ किसके समय में? ये पहली तो बात याद रखनी होगी कि सिंध पर विजय अंग्रेजों ने कब प्राप्त किया। ये जब तक बातें आप सबको याद नहीं होंगे तब तक आपको चीजें याद नहीं होंगी। तो अंग्रेजों के द्वारा सिंध पर विजय जो है ये कब किया जाता है? तो 1843 ईस्वी में। और
43 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में, किसके? चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में आपको जो है विजय संपन्न होता है। उस समय यदि बात की जाए भारत में गवर्नर जनरल के रूप में, तो सर लॉर्ड एलन बरो जो थे ये भारत में गवर्नर जनरल के रूप में थे। और एलन बरो का यदि कार्यकाल आप सब देखेंगे तो 1842 से लेकर 1844 ईस्वी तक आपको जो है 42 से 44 ईस्वी तक लॉर्ड एलन बरो का कार्यकाल माना जाता है। और इसी के कार्यकाल में आप सबको पता भी होना चाहिए कि 1843 ईस्वी में आपको दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। किसका? दास प्रथा का उन्मूलन इसी के कार्यकाल में किया गया। दास्ता अधिनियम धारा आपको 1843 के धारा अधिनियम के धारा 5 के तहत, ठीक ना, धारा 5 के तहत आपको ये दास प्रथा का उन्मूलन किया जाता है। ये आपको सारी बातें महत्वपूर्ण चीजें आनी चाहिए, पता होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट देखिए, ये आपको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को दिए गए कूट का सही प्रयोग करिए। एक तरफ आपको प्रमुख योजनाएं हैं पंचवर्षीय यानी बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाएं हैं, दूसरा आपको नदियां हैं। अब इन नदियों पर जैसे नागा अर्जुन सागर बांध किस पर है, तब बताइए कि यह कृष्णा नदी पर है। माता टीला बांध किस पर है, तब बताइए कि यह बेतवा नदी पर है। माता टीला आपको जो है बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना आपको स्थित है। वहीं इडुक्की परियोजना की बात की जाए तो इडुक्की केरल के पेरियार नदी पर है और पेंचमपाद जो है ये गोदावरी नदी के तट पर है। तो अब तो शायद मिल जाना चाहिए, पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा, चौथे का दूसरा। तो इस तरह से 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 ऑप्शन संख्या आपको 3 इज योर राइट आंसर, ठीक ना। ये सबकी सब महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं और परियोजनाओं से आपकी परीक्षाओं में एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। यदि आप नहीं कर पाए तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने का काम तो हम सबका है ये है। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र आपको कहाँ स्थापित किया गया। ये पेटेंट क्वेश्चन ये हर बार परीक्षाओं में पूछा गया है। भारत में पहले जल विद्युत जो है संयंत्र कहाँ लगाया गया, दार्जिलिंग में, शिव समुद्रम में, मोहरा में या कोपोली में। तब आप जवाब दीजिएगा कि भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र जो है ये आपको दार्जिलिंग में लगाया गया। और दार्जिलिंग में कब लगाया गया, तो 1897 ईस्वी में आपको दार्जिलिंग में स्थापित किया गया। जबकि दूसरा सेकेंड आपको जल विद्युत परियोजना जो है ये आपको जो है कि शिव समुद्रम पर आपको लगाया गया। और ये आपको जो है सेकेंड जल विद्युत संयंत्र है किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी पर आपको है। जबकि आप कह सकते हैं कि यह प्रथम जल विद्युत परियोजना है, ये आपको शिव समुद्रम प्रथम जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना, संयंत्र नहीं बात कर रहे हैं, परियोजना, ठीक ना। ये बातें आप याद रखे रहिएगा। और जबकि पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ है, तो दार्जिलिंग में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। ये आपको करंट का क्वेश्चन है। करंट में हाल ही फिलहाल में आपको जो है कि ये करंट का क्वेश्चन है और ये पुणे में स्थापित किया गया है, ठीक ना। ये आपको भारत का पहला कृषि सुविधा निर्यात केंद्र जो है ये किसके सहयोग से,
तो नाबार्ड के सहयोग से आपको इसकी स्थापना की गई है। और ये नाबार्ड की स्थापना भी आप सबको जान लीजिए, तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जो है ये मुख्यालय मुंबई में स्थित है, ठीक ना, मुख्यालय मुंबई में आपको स्थित है नाबार्ड, ठीक। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर आपको रूरल डेवलपमेंट, ये आपको इसका फुल फॉर्म है। नाबार्ड जो है ये प्रमुख रूप से इसके द्वारा शुरू किया जाता है। साथ साथ ही आप नाबार्ड से महत्वपूर्ण बातों में ये भी जान सकते हैं कि आपको जो है कि कृषि निर्यात केंद्र की शुरुआत जो है भारत सरकार के द्वारा 2018 ईस्वी में कृषि निर्यात केंद्र की शुरुआत की गई थी, ठीक ना, कृषि निर्यात केंद्र की शुरुआत ये आपको जो है 2018 में इसके केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। अब पुणे कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र आपको कई चीजों के निर्माण में पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर भारतवर्ष में आता है। जैसे संतरे के निर्माण में महाराष्ट्र पहला है, काजू के निर्माण में आपको महाराष्ट्र पहला है, ठीक ना। प्याज के उत्पादन में सबसे बड़ा मार्केट आपको जो है कि महाराष्ट्र का है। तो इस तरह से आप देखोगे अन्य में कुल खाद्यान्न के उत्पादन में देश में महाराष्ट्र का दूसरे स्थान पर है, दलहन के उत्पादन में दूसरे स्थान पर। तो इस तरह से महाराष्ट्र भारत का एक प्रमुख राज्य है। सूरजमुखी सोयाबीन के उत्पादन में दूसरे स्थान पर। तो इस तरह से आप सब देखोगे तो महाराष्ट्र जो है एक कृषि संपन्न राज्य है। गन्ना के उत्पादन में भी महाराष्ट्र का देश में आपको दूसरा स्थान है, ठीक ना, उत्तर प्रदेश का पहला है। अब देखिए इंडिविजुअल आपको हिंदी नितिन सर के द्वारा शानदार तरीके से पढ़ाया गया है और आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए बड़ा ही फायदेमंद है, ठीक। तो इसे जरूर पढ़िए और आप सब जो है कि अपनी तरक्की की ओर उन्मुख हुए। इन्हीं शुभकामनाएं आप सबके लिए है। साथ साथ ही हमारी संस्था की ओर से ग्राम विकास अधिकारी का शानदार बैच संचालित है। इसमें आपको 600 घंटे से अधिक का लेक्चर है, साथ ही साथ आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी है, साथ ही साथ स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल, टॉपिक वाइज आपको मेन चीज है कि टॉपिक वाइज हर चीज मिलेगा, ठीक ना। इतिहास भूगोल जो भी चीजें आप पढ़ना चाहते हो इसको टॉपिक वाइज पढ़ाया गया है और आपके सुनहरे भविष्य के लिए ये काफी फायदेमंद भी हो सकता है। ये आपको इसमें इस नंबर पे 7007734525 पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं और आपको ये किताबें उपलब्ध हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है। क्यों एकात्मक है भैया? क्योंकि आपको केवल संसद को वैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है या कुछ परिस्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है या अखिल भारतीय सेवाओं के कारण है या उपयुक्त में से आपको सभी है, तब आप जवाब दीजिएगा कि उपयुक्त जो बातें हैं ये सब के सब सही हैं, ठीक ना। केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया का अधिकार है जबकि राज्य के विधानमंडलों को संवैधानिक संशोधन के प्रक्रिया का अधिकार नहीं दिया गया है, ठीक ना। और कुछ परिस्थितियों में संसद को राज्य कानून के लिए बनाने का भी अधिकार है, जैसा कि आर्टिकल नंबर 249 में इस बात का उल्लेख है कि यदि कोई राज्य सूची का विषय है तो केंद्र उस पर कानून बना सकती है। ऐसी बातें आपको है। और अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो है भारत के राज्यसभा के द्वारा भी किया जा सकता है। तो ये यदि राज्य सूची का कोई विषय है और उस पर यदि ये कानून बनाना हो तो केंद्र बना सकता है। नहीं, भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को या आपको निर्वाचन आयोग, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति?
इनमें से आपको भारतीय संविधान का अभिभावक, तो मैंने बिगिनिंग में ही बताया कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है ये भारतीय संविधान का अभिभावक होता है और भारतीय संविधान के अनुरूप शासन व्यवस्था चल रही है अथवा नहीं, इसकी यह निगरानी भी करते रहता है, देखते भी रहता है, ठीक ना। साथ साथ ही राष्ट्रपति जो होता है ये कार्यपालिका का प्रमुख होता है, कार्यपालिका का प्रमुख आपको जो है ये राष्ट्रपति होता है और प्रधानमंत्री जो होता है ये आपको क्या होता है तब बताइएगा कि ये प्रधानमंत्री जो होता है ये तो कार्यपालिका है, सारा काम प्रधानमंत्री इनके नाम से ही करता है। लेकिन यदि बात की जाए देश की वास्तविक शक्ति किसी के पास होती है तो देश की वास्तविक शक्ति जो है ये आपको किसके पास होती है, तो प्रधानमंत्री के पास होती है और राष्ट्रपति नाम मात्र का जो है ये प्रधानमंत्री के रूप में काम करता है, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें आपको जो है आपको हुई, तो कह सकते हैं एक तरफ से कि यह कार्यपालिका का होता है प्रमुख और जबकि प्रधानमंत्री क्या कहेंगे इसको, व्यवस्थापिका का प्रधान तो नहीं कहेंगे। चलिए दिमाग में कुछ चीजें चल रही हैं वो आ नहीं रहा है, ठीक ना, कभी कभी होता है। देखिए आइए मिलान करते हैं, आपको सुमिलित करिए। पृथ्वीराज रासव किसकी रचना है, चंद्रवरदाई की रचना आपको पृथ्वीराज रासव है। तो आपको जो है कि पार्वती परिणय किसकी रचना है, वामन भट्ट की रचना पार्वती परिणय है। फरिश्ता किसने लिखा है, तो मोहम्मद कासिम के द्वारा फरिश्ता लिखा गया है और भक्ति रत्नाकर जो है नरहरि चक्रवर्ती के द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह आपको पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा, यानी 1 2 1 4 3, ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर होगा। 2 जो है ये बिल्कुल आपको सही जवाब माना जाएगा, ठीक ना। 2 जो है ये आपके लिए बिल्कुल से, ये याद कर लीजिएगा फरिश्ता वाला। फरिश्ता चूंकि इतिहासकार भी हैं, ठीक ना, लेकिन फरिश्ता नामक पुस्तक मोहम्मद कासिम के द्वारा लिखा गया है। भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा रहा, तो ये जनगणना 2011 के अनुसार है और माइनस में आपको 0.63 संभवतः माइनस में ये जनसंख्या नागालैंड की रहती है और नागालैंड के बाद नागालैंड और केरल जो है ये सबसे आपको मंद जनसंख्या रहता है। वैसे 2011 की जनगणना का आपको जो स्लोगन था, स्लोगन कह सकते हैं हमारा जनगणना हमारा भविष्य था, ठीक ना। हमारा जनगणना, जनगणना हमारा भविष्य, ठीक, हमारा भविष्य, ये आपको स्लोगन था। और आपको जो है लोगो क्या था, तो प्रगणक शिक्षिका, प्रगणक शिक्षिका जो थी ये आपको लोगो था। और इस समय यदि जनगणना पंजीयन आयुक्त की बात की जाए तो सी चंद्रमौली आपको जो थे ये महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त हुआ करते थे। ये बातें आपको हुई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नितिन सर के द्वारा शानदार तरीके से हैंड रिटन नोट्स लिखा गया है और आप इसे परचेज कर सकते हैं। ये आपके सुनहरे भविष्य के लिए काफ़ी फायदेमंद भी है और इस तरह से आप देखोगे तो आपका जीवन जो है वो बड़े ही शानदार तरीके से इन किताबों को पढ़ के सही तरीके से आप एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। और बहुत से बच्चों का फ़ोन भी आता है कि सर हमने स्टडी 91 के सिर्फ यूट्यूब से पढ़ा, बाकी तो और छोड़ दीजिए। और हम आज जेल वार्डन है, आज ही 2 बच्चियों ने बात किया, जेल वार्डन में दोनों बहनें सगी बने और सिर्फ स्टडी 91 को पढ़ी, हम सबको पढ़ी और आज सफल हैं। तो इस तरह से बड़ा ही आपको गौरव महसूस होता है, ठीक ना। याचल यादव और कोई एक और थी जेल वार्डन हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि अपने लोग जो हैं सफल हुए, ठीक ना।
और मैं तो ये बात सीधी सीधी कहना चाहता हूँ कि जो मेहनत करते हैं वो कभी असफल नहीं हो सकते, ठीक ना। देर हो सकती है, ये बातें हो सकती है, लेकिन असफल नहीं हो सकते यदि आप निरंतर प्रयास में हैं तो। आइए, एक तरफ जो है राज्य की जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व है, और दूसरी तरफ राज्य का है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपको बिहार का है और 1106 ये बिहार का है। और बिहार के बाद जनसंख्या घनत्व जो है पश्चिम बंगाल का है 1028, ये पश्चिम बंगाल का है। इसके बाद आपको जो है कि आपको नंबर आता है केरल का 860 और उत्तर प्रदेश का चौथे स्थान पे। तो इस तरह से देखिए तो आपको पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला, 2 2 3 4 1 2 3 2 2 आ गया, 2 3 आ गया, 4 1। ऑप्शन संख्या 3 इज योर राइट आंसर होगा। 3 जो है बच्चा ये विकल्प बिल्कुल सटीक और सही आपका हुआ, ठीक। नेक्स्ट देखो, आप सबके लिए भारत में स्थानीय स्वशासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और उसे कालक्रम के अनुसार सजाइए। तो पहला ही आप सबको पता होना चाहिए कि पहला आपको जो समिति आई अशोक मेहता, चूंकि बलवंत राय मेहता, ये जी राव, ये नहीं, बलवंत राय मेहता समिति ये नहीं है, आपको अशोक मेहता समिति है और ये 1977 ईस्वी में आई। तो एक से ही अगर चारों नहीं भी आता आपको परीक्षा में तो आप एक से भी इसका जवाब दे सकते थे, और ऑप्शन संख्या आपको 3 बिल्कुल सही जवाब होता। लेकिन आपको जो है सभी प्रश्नों को आना चाहिए। जैसे जी राव जो समिति है ये 1985 ईस्वी में आपको समिति गठित है, ठीक ना। 1985 ईस्वी में ये समिति आपको 1985 ईस्वी की गठित समिति है। जबकि आप देखोगे एल.एम. सिंघवी समिति जो है ये आपको 1986 ईस्वी में एल.एम. सिंघवी समिति आती है, और पी.के. थंगुन समिति ये 1988 ईस्वी में पी.के. थंगुन समिति गठित होती है। और इसी समिति के सिफारिश पर आगे चलकर संविधान संशोधन किया जाता है और पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी रूप में परिवर्तित किया जाता है। और इन्हीं सब समितियों के सिफारिश पर आपको जो है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 आता है जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह आपको जो है उत्तर प्रदेश विश्व भारती पुरस्कार ये सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का पुरस्कार माना जाता है। ये हिंदी संस्थान द्वारा, हिंदुस्तानी अकेडमी द्वारा, संस्कृत संस्थान द्वारा या उर्दू संस्थान द्वारा, तब बताइएगा कि यह संस्कृत संस्थान के द्वारा विश्व भारती पुरस्कार जो है ये दिया जाता है। ये आपको जो है ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, और ये जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये आपको जो है संस्कृत संस्थान के द्वारा दिया जाता है। और खासकर इसका मुख्यालय कहाँ है संस्कृत संस्थान का? तो इसका मुख्यालय बच्चा लखनऊ में, इसका मुख्यालय संस्कृत संस्थान का है। किस भाषा के लिए? तब आप बताइएगा कि संस्कृत के लिए, पाली के लिए और प्राकृत भाषा में, संस्कृत, पाली एवं प्राकृत भाषा में उत्कृष्ट योगदान के लिए आपको जो है विश्व भारती पुरस्कार दिया जाता है, ठीक ना। ये उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में आपको आता है। नेक्स्ट, भारत निर्माण किसको विकसित करने का कार्यक्रम है? तब भारतीय उद्योग को, कृषि उद्योग को, मेट्रो उद्योग को, या भारत में ग्रामीण जीवन को आपको विकसित करने का कार्यक्रम है? तो जल्दी से आप सब कमेंट बॉक्स में, आप सबका तो हम आंसर देख ही नहीं पाते भाई, क्योंकि सोचते हैं कि टाइम 1 घंटे का मिला है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सबको दे दिया जाए, इन्हीं चक्कर में आप सबका हम सब जवाब ही नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक ना। तो आइए जल्दी से बताइए, जल्दी से। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोगों का एकदम नहीं बाबा, एकदम बिल्कुल गलत जवाब आप सबका, कुछ बच्चों का तो बिल्कुल ही गलत जवाब है।
देख भाई, ये भारत निर्माण कर रहे हो ना भारत का, तो निर्माण कैसे करोगे आप बताओ? ये केवल उद्योग से निर्माण करोगे या कृषि से? नहीं, समस्त जब तक निचले स्तर तक यानी ग्रामीण जीवन में जब तक सुधार नहीं होगा तब तक भारत में आपको समग्र भारत का निर्माण नहीं किया जा सकता है। ये आप सब याद रख लीजिएगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है भारत निर्माण कार्यक्रम जिसे हम कहते हैं, इसकी शुरुआत आपको कब की गई थी? तो 16 दिसंबर 2005 ईस्वी को आपको जो है 16 दिसंबर 2005 ईस्वी को इसकी शुरुआत की गई थी। और उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी। बाबू मनमोहन सिंह जी उस समय देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ठीक ना। इन्हीं के समय में भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत की गई और इसमें ग्रामीण स्तर के जीवन को विकसित करना, मतलब कि इसके स्तर को उठाना ही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट यदि बात की जाए तो आपको राजस्व लेखपाल नया बैच शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से संचालित है और इसमें 600 आवर्स के वीडियो लेक्चर है, फ्री टेस्ट सीरीज है, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल है, साथ ही साथ ऑफलाइन डाउनलोड करने की सुविधा भी आप सबको दी गई है। यानी ऑनलाइन नहीं है, कहीं आप नेट नहीं चल रहा है तो ऑफलाइन डाउनलोड करके भी आप बड़े ही शानदार तरीके से बिना रुकावट के मोबाइल ऑफ कर दीजिए, मतलब कि नेटवर्क ऑफ कर दीजिए, किसी का कॉल और ना आए और आराम से आप बैठकर इसको पूरा सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। आपके सुनहरे भविष्य के लिए ऐसी बात व्यवस्थाएं दी गई हैं। नेक्स्ट देखिए, ये 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का आपको आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये मेरठ में, उन्नाव में, कानपुर में या लखनऊ में? तब बताइएगा कि आपको 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन लखनऊ में किया गया था। और लखनऊ में आप सबको पता होना चाहिए कि इसके अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष जो थे शाहजानंद सरस्वती। कौन थे? शाहजानंद सरस्वती आपको के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा के स्थापना की गई थी, ठीक ना। साथ साथ ही इसमें आपको अध्यक्ष शाहजानंद सरस्वती बताए तो भाई स्वामी, कुछ लोग तो एकदम जिदिया जाते हैं कि लिख ही दीजिए सर, स्वामी शाहजानंद सरस्वती, नंद सरस्वती आपको रहते हैं। साथ साथ ही इस समय जो महासचिव थे, इसके महासचिव एन जी रंगा ये आपको रहते हैं, ये महासचिव रहते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे संबोधित किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस सभा को संबोधित किया था, ठीक ना, संबोधित किया। ये बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज है आप सबके लिए, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, जौनपुर नगर निम्नलिखित किसकी स्मृतियों में स्थापित किया गया? आपको गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, यहाँ कर दो भाई तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, या आपको अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, किसके स्मृति में स्थापित किया गया था? तब बताइएगा कि ये आपको मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में। ये मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खां था, इसका मूल नाम, ठीक ना, मूल नाम जौना खां या जूना खां, इसका जूना खां या जौना खां मिलता है और इसी के नाम पर आपको जौनपुर स्थापित करता है। इसकी स्थापना जो है, स्थापना किसने की थी? तो स्थापना करता जो है ये आपको फिरोज शाह या फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया जाता है। जौनपुर को पूर्व का सिराज कहते हैं, पूर्व का सिराज के नाम से जानते हैं। और आपको यहाँ पे अटाला मस्जिद जो है, यहाँ का बहुत अटाला मस्जिद जो है
ये आपको सरके वंश के द्वारा स्थापित किया जाता है, ठीक ना, सरके वंश के द्वारा आपको स्थापित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो चला गया। चलिए अगला, ये वर्ल्ड वाइल्ड फंड WWF का प्रतीक चिन्ह वाला कौन सा जानवर है? शेर है, जाइंट पांडा है, हार्नबिल है, या आपको सफेद भालू है? तो सफेद भालू जिसे हम पोलर बियर कहते हैं, ये आपको कहाँ पाया जाता है? तो दोनों आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्तों में पाए जाते हैं। अंटार्कटिक ये अंटार्कटिका में पाया जाता है। हार्नबिल ये नागालैंड में पाया जाता है, ठीक ना, नागालैंड में। और हार्नबिल महोत्सव भी 1 दिसंबर को नागालैंड में मनाया जाता है। ज्वाइंट पांडा है आपको जो है, ये ज्वाइंट पांडा आपको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का आपको जो है कि ये प्रमुख जानवर माना जाता है। वैसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के स्थापना जो है 1961 ईस्वी में आपको किया गया है, ठीक ना, 1961 ईस्वी में आपको इसके स्थापना किया गया है, ठीक, 1961 में। और इसका मुख्यालय नैरोबी में है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने की बात है। एक तरफ जीआई टैग है, दूसरी तरफ स्थान है, ठीक ना, स्थान और जीआई टैग, वस्तु जीआई टैग ये आपको है। तो टेराकोटा, ये टेराकोटा गोरखपुर का माना जाता है। गोरखपुर में टेराकोटा आपको जो है ये प्रसिद्ध है। और अब आपको लकड़ी का खिलौना कहाँ पे है? तो वाराणसी में लकड़ी का खिलौना के लिए प्रसिद्ध है। जबकि चीनी मिट्टी के बर्तन आपको लखनऊ के चिन्हट में चीनी मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। और कांच के सामान की बात की जाए तो कांच के सामान फिरोजाबाद में चूड़ी उड़ी के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। तो इस तरह आपको 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 ऑप्शन संख्या आपको जो है कि 1 इज योर राइट आंसर होगा। ये बिल्कुल सही जवाब है। ये आपको जो है कि पहला आपको सही जवाब माना जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो इसके पहले आप शानदार तरीके से हिंदी मैथ्स इंडिविजुअल का क्लास भाई प्रवीण सर के द्वारा दिया गया है और आप इसे परचेज कर सकते हैं। आपके लिए ये अपार संभावनाएं लेकर आया है और आपकी सफलता में कहीं ना कहीं सुपर टेट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल मैथ नहीं आती, उनके लिए ये रामबाण भी सिद्ध होगा, ठीक ना। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र दिया गया है और दूसरी तरफ नगर दे दिया गया है। अब भैया औद्योगिक क्षेत्र में आप सबको क्या क्या याद है? उर्वरक कारखाना। तो उर्वरक कारखाना भैया ये आपको जो है इलाहाबाद या प्रयागराज के फूलपुर में आपको उर्वरक कारखाना है। वहीं बात की जाए इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के, तो ये लखनऊ के पास में रायबरेली में आपको जो है कि ये रायबरेली में इंडियन आपको जो है टेलीफोन इंडस्ट्री है। वहीं ट्रांसफार्मर फैक्ट्री की बात की जाए तो झांसी में आपको ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है और कृत्रिम अंग निर्माण का कार्यक्रम कानपुर में किया जाता है। तो इस तरह से 2 3 1 4 2 3 1 4 कहीं ऑप्शन है भैया? 2 3 1 4 ऑप्शन संख्या 3 इज योर राइट आंसर माना जाएगा। 3 जो है ये बिल्कुल आप सबका जवाब 3 ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए, दशमलव प्रणाली पर आधारित सेना गठित किया था। दशमलव प्रणाली पर आधारित मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, अकबर ने या बलबन के द्वारा किसके द्वारा दशमलव प्रणाली पर आधारित सेना का गठन किया गया था? तब ये सेना का गठन है, ठीक ना,
ये सेना की गठन की बातें की जा रही हैं, अलाउद्दीन खिलजी या अकबर। तो देख भाई, अकबर के समय में मनसबदारी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था, ठीक ना, मनसबदारी व्यवस्था जो थे ये आपको दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, दशमलव प्रणाली पर आपको आधारित थी। लेकिन अकबर से पहले ही अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो था ये इसने आपको इक्ता व्यवस्था को समाप्त करके नगद वेतन की शुरुआत की सेना में, ठीक ना, इक्ता व्यवस्था को समाप्त किया, को समाप्त कर नगद वेतन की शुरुआत, साथ साथ घोड़ों को दागने एवं हुलिया पहचान की भी व्यवस्था की, हुलिया पहचान की भी व्यवस्था इसके द्वारा की गई। और इसी के समय में आपको सबसे बड़ी सेना लगभग 4,20,000 इसके पास विशाल सेना आपको थी, ठीक ना। और इसने मंगोलों को पराजित करने में सफलता प्राप्त की। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण जो थे ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही हुए। नेक्स्ट, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या इल्तुतमिश के द्वारा। तो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग के स्थापना बच्चा ये एफएसटी के काल में आपको सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की जाती है। किसके समय में? तो फिरोज शाह तुगलक के समय में ही सर्वप्रथम आपको लोक निर्माण विभाग की स्थापना की जाती है। वैसे फिरोज शाह तुगलक से संबंधित बातों पे चर्चा की जाए तो बहुत ढेर सारी बातें फिरोज शाह तुगलक से संबंधित हैं। जैसे इसी के समय में दारुल शफा ये आपको चलता फिरता अस्पताल था, चलता फिरता अस्पताल। इसी के समय दीवाने बंदगान यानी दास विभाग के स्थापना इसी के समय दीवाने खैरात यानी दान व्यवस्था। ये आपको दीवाने बंदगान ये दास व्यवस्था है, ठीक ना, दास व्यवस्था। और ये जो था ये दान व्यवस्था के आपको जो है शुरुआत, दान व्यवस्था के शुरुआत आपको इसके द्वारा ही किया जाता है। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए रहते हैं। ये चीजें आप सबको सुनहरे भविष्य में फायदेमंद भी है। न्याय नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली का आपको जो है जन्मदाता किसे कहा जाता है? जियाउद्दीन बरने, अफीफ को, इसामी को या अमीर खुसरो को? तब आप जवाब दीजिएगा कि अमीर खुसरो को ही सबब ए हिंद या आपको हिंदुस्तानी शैली का जनक कहा जाता है। अब इनके विषय में कई महत्वपूर्ण बातें पूछी जाती है। यूपी में खासकर इनका जन्म जो है ये आपको उत्तर प्रदेश के आपको एटा जिले में के कासगंज में हुआ है। जन्म इनका कासगंज, पहले एटा मानता था अब कासगंज मानता है, ठीक ना, चूंकि नियरेस्ट गांव का नाम कासगंज है। ये आपको जो है कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी, ठीक ना, खिलजी के दरबारी हुआ करते थे। साथ साथ ही आपको महत्वपूर्ण बातें बता दें कि इन्हें तोताए हिंद भी कहा जाता है, तोता ए हिंद, ये हिंद के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हें आपको जो है कि इन्होंने 8 सुल्तानों के दरबार को देखा, 8 सुल्तानों के दरबार को देखा
को देखा। इसके साथ साथ ही ये निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य थे। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य हुआ करते थे। ये महत्वपूर्ण बातें आप अमीर खुसरो से जान सकते हैं। साथ ही साथ इन्हें कव्वाली का जनक, कव्वाली का जनक, सितार का भी जनक कहा जाता है। सितार का जनक आपको इन्हें कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें भी आप जान सकते हो। नेक्स्ट आपको शानदार, ये ग्राम विकास जो है शानदार मेरे द्वारा जबरदस्त तरीके से मैंने लिखने का प्रयास किया है। एक बार आप इनकी व्याख्याओं को जरूर पढ़िएगा। यही आप सबसे निवेदन है कि एक बार व्याख्या पढ़ने की कोशिश करिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको बड़े ही अच्छा पसंद आएगा। तो आपके पसंद को देखिए एक बार परचेज करके, और जो लोगों ने परचेज किया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि सर किस तरह के आपको व्याख्या है, इसके विषय में जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे सूची 1 में एक तरफ बादशाह का नाम है, दूसरी तरफ उनके द्वारा किए गए कार्यों का है। तब बताएगा शेर शाह सूरी के द्वारा सड़क ए आजम के, आपको जो है कि इल्तुतमिश के दीवाना द्वारा आपको चहलगानी अमीरों के चहलगानी 40 तुर्क अमीरों का दल था। मोहम्मद तुगलक के द्वारा प्रतीक मुद्रा का चलन किया गया है, और आपको आईने अकबरी यानी आईने 10 साला व्यवस्था की शुरुआत जो है ये किया गया। तो पहला का तीसरा, दूसरा का चौथा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर माना जाएगा बच्चा। 2 बिल्कुल आपका सही जवाब हुआ। नेक्स्ट देखिए, निम्न को सही सुमिलित करें। आपको एक तरफ जो है कि सभी मंदिर हैं और दूसरी तरफ उनके निर्माता हैं। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के द्वारा, गांगेय कुंड चोलपुरम का निर्माण राजेंद्र प्रथम के द्वारा, जगन्नाथ का निर्माण आपको जो है ये आपको कोणार्क मंदिर, अच्छा सूर्य का कोणार्क मंदिर नरसिंह देव के द्वारा, जगन्नाथ मंदिर अनंत वर्मन के द्वारा। तब आप देखिए तो आपको मिलेगा कि आपको दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, ये आपको महत्वपूर्ण। तो इस तरह ऑप्शन संख्या आपको जो है 2 इज योर राइट आंसर जो है 2, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अब हम सब अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के ओर चलते हैं। ये कला और संस्कृति से संबंधित हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। पिछली बार मामल्लपुरम का रथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा पूछा गया है। ये नरसिंह देव पल्लव वंशीय नहीं है, ये गंग वंशीय है, ठीक ना। गंग वंशीय, ये उड़ीसा के गंग वंशीय शासक हैं, ठीक ना। तो ये याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित को सुमिलित करिए। चौहान, परमार, सोलंकी, चंदेल। अब देखो भैया यहाँ पे आपको एक तरफ राजवंश है, दूसरी तरफ संस्थापक है। तो आपको जो है चौहान वंश का संस्थापक कौन है? वसुदेव है। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र है। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज है और चंदेल वंश का नन्नुक है। तो इस तरह 1 2 3 4 एकदम बिल्कुल आपको सही आंसर होगा, एकदम सही जवाब आपका हुआ, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन सा गैस आधारित आपको नहीं है, पूछ लिया भैया। औरैया नहीं है, आंवला नहीं है, ये सभी उत्तर प्रदेश की हैं। दादरी नहीं है या टांडा नहीं है, तब बताइएगा इनमें से टांडा जो है ये गैस आधारित नहीं है, ठीक ना। टांडा जो है ये गैस आधारित नहीं है, बाकी 3 जो है ये गैस आधारित आपको माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल से एक प्रश्न, हमेशा 2 प्रश्न बनता है। सामान्य हिंदी जबरदस्त तरीके से आपको नितिन सर के द्वारा लिखा गया है और आप इसे परचेज कर सकते हैं। रसायन विज्ञान में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है?
एक पुरस्कार से आपको पिछला पेपर देखेंगे तो पुरस्कार से संबंधित आपको प्रश्न पूछा जाता है। बेंजामिन लिस्ट को, डेविड मैकमिलन को, दोनों को या इनमें से कोई नहीं, तब बताएगा कि बेंजामिन लिस्ट और जो है डेविड मैकमिलन, ये आपको जो है लिस्ट मिल गया। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, रसायन का किसे दिया गया तो लिस्ट मिल गया, ठीक ना, लिस्ट मिल गया मैकमिलन, ठीक ना। तब आप लिस्ट से लिस्ट बेंजामिन लिस्ट याद कर लीजिएगा और आपको जो है मैकमिलन से मिल गया, ठीक। तो ये आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। विद्युत तार बनाने के लिए आपको जो है चांदी का बहुत महंगा है भैया, मैग्नीशियम का या आपको तांबा का या लेड का, तो तांबा और आपको जो है एल्युमिनियम, इसका काम विद्युत तार के निर्माण में किया जाता है। लेकिन आपको जो है कि तांबा की प्रतिरोधकता उच्च होती है, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। नेक्स्ट देखिए, एसी जो है को डीसी में बदला जाता है कंडेंसर द्वारा, रेक्टिफायर द्वारा, एम्पलीफायर द्वारा, फिल्टर द्वारा। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एसी को डीसी में आपको किसके द्वारा बदला जाता है तो रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। कंडेंसर तो स्पीड बढ़ाता है, जैसे देखते होंगे आपको कंडेंसर किस में लगाया जाता है, ट्यूबलाइट में कंडेंसर लगा होता है, या आप देखोगे तो उसमें जो उसको क्या बोलते हैं पंखे में कंडेंसर इतना बड़ा होता है, 25-25 रुपए का मिलता है, लगा के स्पीड बढ़ाया जाता है। लेकिन आपको एसी को डीसी में कन्वर्टर करने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ये सब एकदम हाई स्कूल बेस के प्रश्न हैं, लेकिन आपकी परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं और शानदार तरीके से पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए, किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद व्यवस्था की शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, इल्तुतमिश ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने। तब बताएगा कि आपको जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है ये भू अनुदान के स्थान पर, जिसे हम एकता व्यवस्था कहते थे, ठीक ना, एकता व्यवस्था, और इस व्यवस्था की शुरुआत जो है किसके द्वारा की जाती है तो इल्तुतमिश के द्वारा इसकी शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा किया जाता है। और इस व्यवस्था को समाप्त कौन करता है, समाप्त तब बताइएगा समाप्त करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक ना, अलाउद्दीन खिलजी ये आपको समाप्त करता है। और इसी के आधार पर देखने को मिलता है कि ये सबसे बड़ी सेना जो थी अलाउद्दीन खिलजी के पास थी 4,20,000 के लगभग इसके पास आपको सेना थी, ठीक। ये महत्वपूर्ण बातें हुई। अब हमारे संस्था के द्वारा, और मैं खुद इसका लिखा हूं, इसको जबरदस्त तरीके से आप इसे परचेज कर सकते हैं, ठीक। और जो है कि आपके सुनहरे भविष्य में ये काफी सहायक भी होगा। एक बार जरूर देखिएगा। अगली पुस्तक भी आपको आने वाली है वीडियो से संबंधित, और वीडियो में एकदम मैंने रिपीट करने की कोशिश नहीं किया है, यानी आप वीडियो को और जो लेखपाल दोनों किताबों को पढ़ेगा तो मुझे उम्मीद है कि उसका कोई भी एग्जाम नहीं रुकना चाहिए। मैं इस तरह से प्रश्नों की श्रृंखला को बनाया भी हूँ कि प्रश्न आपको रिपीटेड ना हो, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ये विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को आपको समाप्त किया था, ठीक ना, लोकप्रिय करों को किया, समाप्त किया भाई, समाप्त किया। ये विवाह कर जैसे अलोकप्रिय कर को समाप्त करने का श्रेय जो है ये कृष्णदेव राय को जाता है। कृष्णदेव राय जो था ये आपको विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक, विजयनगर का सबसे महान शासक माना जाता है। इससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि इसका शासनकाल की बात की जाए तो आप बता सकते हो कि 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक आपको इसने शासन किया। इसका उल्लेख जो है बाबर ने बाबरनामा में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक ना, इसका उल्लेख मिलता है। और बाबर जो है इसे भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहकर
बताता है। इसके द्वारा आपको नांगलपुर नामक नगर बसाया जाता है, नगर बसाया। साथ साथ ही आप कह सकते हैं कि इसके दरबार में अष्टदिग्गज ये तेलुगु के 8 कवि जो थे, तेलुगु के 8 कवि ये निवास करते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ के रचना आपको जो है इसके द्वारा अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ जो तेलुगु भाषा में लिखा है, तेलुगु में आपको लिखा है। जामोंते कल्याणम इसी के पुस्तक है, ये संस्कृत में लिखा है। ये महत्वपूर्ण बातें। नेक्स्ट, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किसके द्वारा कराया गया? तब बताइएगा किसके समय में? अलाउद्दीन हुसैन शाह, नुसरत शाह, राजा गणेश या आपको तो नुसरत शाह के शासनकाल में बंगाल में आपको महाभारत का अनुवाद बांग्ला भाषा में कराया गया। ठीक ना, बांग्ला भाषा में आपको महाभारत का अनुवाद होता है। ये महत्वपूर्ण बातें हुई। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? तो भक्ति आंदोलन के समय असम से नेतृत्व शंकरदेव ने, तुकाराम, नरसिंह मेहता, इनमें से कोई नहीं। तो शंकरदेव ने आपको भक्ति आंदोलन के समय प्रतिनिधित्व किया। ये आपको वैष्णव संत थे, ठीक ना, वैष्णव संत माने जाते हैं। और विष्णु भक्ति का आपको भागवत धर्म का प्रचार प्रसार किया इनके द्वारा। उड़ीसा के महान संतों में से शंकरदेव का नाम सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तब बताएगा बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1573 ईस्वी में इसकी आधारशिला रखे और 1602 ईस्वी में बनकर आपको बुलंद दरवाजा तैयार हुआ था। ठीक ना, तो ये दोनों प्रश्न पूछा गया है। ये 1673 जो 1573 गुजरात विजय है, 1602 ईस्वी में बुलंद दरवाजा बनकर तैयार हो जाता है। ये आपको विश्व का या एशिया का सबसे बड़ा दरवाजा आपको कहा जाता है। ठीक ना, ये कहाँ है? तब फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में ये आपको स्थित है। और फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है बसाया किसने था? तो अकबर के द्वारा बसाया गया था। ये सामान्य गणित की जबरदस्त श्रृंखला आप सबके लिए, आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए हमारी संस्था की ओर से जो है तैयार किया गया है। इसे आपको उमेश सर ने लिखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आपको पेश किए गए बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितने धनराशि का प्रावधान किया गया है? तब आप बताइएगा कि इसमें 19,000 करोड़ रुपए धनराशि का प्रावधान आपको नया बजट 2022-23 में आपको किया गया है। ठीक ना, ये आपको महत्वपूर्ण बातें हुई। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये आपको इसका उद्घाटन जो है ये हैदराबाद में किया। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है किसके इसमें है? तो रामानुजाचार्य के आपको जो है 12वीं सदी के महान संत हुआ करते थे। ये वैष्णव धर्म से रामाश्रय शाखा रामाश्रय के वैष्णव संत होते थे, वैष्णव संत माने जाते हैं। और इन्हीं पर आपको ये तेलंगाना में स्थित है। ठीक ना, तेलंगाना में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी आपको स्थित है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के और आते हैं। ये सब के सब करंट हैं और 10 से 15 करंट बच्चा आप सबसे पूछा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ। कंछोट उत्सव किस भारतीय राज्य में आपको या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? तब बताइएगा कि कंछोट उत्सव जो है ये 6 से छोटू, 6 से आपको जो है छबीला, तो छबीले का काम जम्मू कश्मीर करता है। तो ये आपको छलिया बन गया था राज्य। ठीक ना, इसे अब दुरुस्त कर दिया गया है। ठीक, अब ये भारत में जो है ये राज्य है और केंद्र शासित राज्य है। ठीक,
तो ये जम्मू कश्मीर जो है ये यहीं पे कंठोस उत्सव आयोजित किया जाता है। हाल ही में किसने पंचतंत्र पर पहला आपको पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है, विष्णु शर्मा द्वारा आपको गुप्त काल में इसके रचना की गई है, गुप्त काल में, ठीक ना, गुप्त काल में विष्णु शर्मा दुनिया में सर्वाधिक भाषा में अनुवादित पुस्तक, दुनिया के सर्वाधिक भाषा में अनुवादित आपको है। और इसके लिए रंगीन स्मारिका किसने लॉन्च किया, तो वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा आपको जो है ये भारत के प्रथम वित्त मंत्री महिला भी हैं इंडिविजुअली रूप से। साथ साथ ही आप ये भी कह सकते हैं कि एशिया भारत की सबसे शक्तिशाली महिला भी फोर्ब्स की सूची के अनुसार आपको है। नेक्स्ट, खजुराहो महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, तो खजुराहो भैया मध्य प्रदेश में है। और ये कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, ठीक ना, एमपी के छतरपुर जिले में, एमपी के छतरपुर जिले में आपको जो है खजुराहो है। खजुराहो का निर्माण जो है यहाँ पे आपको चंदेल राजाओं के द्वारा खजुराहो को बसाया गया, इसे राजधानी बनाया गया। और खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, जो कि आपको चंदेल वंशीय राजा धंग के द्वारा इसका निर्माण कराया जाता है। ये आपको किताबें अब आपके द्वार तक, आपके एकदम नियरेस्ट स्थान तक, और आप सुविधा से किताबों को पढ़ सकते हैं, चाहे वह ग्राम विकास हुआ, हिंदी हुआ, या आपको ये जितनी किताबें हैं सब के सब को आप बड़े ही शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। ये आपको जो है कि 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों में पहला स्थान किसका रहा, तो पहले स्थान पर नॉर्वे रहा, ठीक ना, पहले स्थान पर आपको बच्चा ये गुजरात जो है इस पर पहले स्थान पर नॉर्वे आपको रहता है, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है। जबकि यदि बात की जाए तो शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया है, बीजिंग, चीन के बीजिंग नामक शहर में। भारत ने इसका विरोध भी किया था, ठीक ना, भारत जो है इसका विरोध किया था। और दूसरे स्थान पर जर्मनी है, तीसरे स्थान पर आपको चीन है, ये आपको सेकेंड स्थान पर है, और थर्ड स्थान पर चीन है। तो इस तरह से आपको शीतकालीन ओलंपिक में पहला, दूसरा, तीसरा ये भी देख सकते हैं। पैरा तीर अंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला कौन सी है, ये आपको पहली महिला आपको कौन सी है, पेट्रिली विंसेंजा, श्यामा सुंदर आपको स्वामी, ज्योति बलियान, या पूजा जात्यान, इनमें से कौन सी पहला महिला है जो कि आपको जो है कि जीती है, तब बताइएगा। पूजा जात्यान जो है यही आपको जो है पहली महिला है जिन्होंने आपको पुरस्कार जो है चैंपियनशिप जीता। चलिए नेक्स्ट अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में चलते हैं। गला सूख गया है, किस राज्य द्वारा साइंस इनोवेशन हब विकसित किया जा रहा है, तो ये आपको कर्नाटक, दिल्ली, असम या गुजरात के द्वारा, तो दिल्ली सरकार के द्वारा आपको साइंस इनोवेशन हब के स्थापना जो है ये की जा रही है। इसमें आपको वहाँ का एजुकेशन डिपार्टमेंट और मनोरंजन विभाग, पर्यटन विभाग दोनों ने मिलकर साइंस इनोवेशन हब का निर्माण जो है दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट और दिल्ली आपको पर्यटन डिपार्टमेंट मिलकर आपको साइंस इनोवेशन का आपको जो है शुरुआत कर रहे हैं। तो इस तरह से आप सबने महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो, इन्हीं कामनाओं के साथ जय।